सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान चैप्टर 6 केंद्र सरकार और मुख्य रूप से राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य। राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य प्राथमिक रूप से दो भागों में बांटे गए हैं, सामान्यकालीन शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। सामान्यकालीन शक्तियों को हम चार भागों में विभाजित करते हैं, कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां और न्यायिक शक्तियां। आपातकालीन शक्तियों को हम मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित करते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल जिसका वर्णन अनुच्छेद 352 में दिया गया, उसके बाद राष्ट्रपति शासन जिसका वर्णन अनुच्छेद 356 में, और वित्तीय आपातकाल जिसका वर्णन 360 में दिया गया है। अब हम बिंदुवार एक एक पॉइंट की बात करते हैं। कार्यपालिका शक्तियां। कार्यपालिका शक्तियों में राष्ट्रपति को संविधान के द्वारा अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। यहाँ अधीनस्थ अधिकारियों से तात्पर्य प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद से होता है, क्योंकि राष्ट्रपति बाध्य है कि वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करे। इस प्रकार शासन का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होगा और सरकार के समस्त निर्णय उसी के यानी राष्ट्रपति के ही माने जाएंगे। इस प्रकार कार्यपालिका शक्तियां, और उसमें नंबर 1 है नियुक्ति संबंधी शक्तियां। राष्ट्रपति के द्वारा महत्वपूर्ण नियुक्तियां की जाती हैं, जिसमें प्रधानमंत्री व प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री की नियुक्ति यानी मंत्रिपरिषद में शामिल सभी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। इसके अलावा राष्ट्रपति राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, सीएजी महालेखा एवं परीक्षक की नियुक्ति, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति, इसके अलावा विभिन्न आयोग एवं बोर्ड्स के सदस्यों व अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यानी शासन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नंबर 2 शासन संबंधी शक्तियां। शासन संबंधी शक्तियां कार्यपालिका शक्तियों का दूसरा पॉइंट है, जिसमें राष्ट्रपति विभिन्न प्रकार के नियम बना सकता है। वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित कर सकता है और उसमें अभिभाषण कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार एवं कर्मचारियों की नियुक्ति तथा सीएजी लेखा नियंत्रक एवं महापरीक्षक की शक्तियों से संबंधित नियमों का निर्माण कर सकता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो शासन संबंधी शक्तियों में है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के मंत्रियों को उनके विभागों का यानी कार्यों का वितरण, विभागों का वितरण करता है। नंबर 3 वैदेशिक क्षेत्र में शक्तियां। वैदेशिक क्षेत्र में राष्ट्रपति विभिन्न राजदूतों की नियुक्तियां करता है, जो विभिन्न अलग अलग देशों में भारत के प्रतिनिधि होते हैं। इसके अलावा विभिन्न देशों के राजदूतों को जिनको भारत में नियुक्त किया गया है, उनके प्रमाण पत्रों को स्वीकृति प्रदान करता है। विदेशों से संधियां, समझौते, ये सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। नंबर 4 सैनिक शक्ति। सैनिक शक्तियों में अनुच्छेद 53 में वर्णित है, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर यानी सेनापति होता है। इसके अलावा युद्ध, शांति इत्यादि विषयों पे कानून बनाना एवं घोषणा करना ये राष्ट्रपति का दायित्व है। राष्ट्रपति के नाम से ये किया जाता है। इसमें उसे संसद की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। साधारण शब्दों में कहें तो युद्ध की घोषणा, किसी भी प्रकार का युद्ध विराम यानी शांति काल की घोषणा और अन्य देशों से शांति समझौते
स्थापित करना, ये राष्ट्रपति की सैनिक शक्तियों के अंतर्गत शामिल होता है। इस प्रकार कार्यपालिका शक्तियों को हमने 4 अलग अलग बिंदुओं में अध्ययन किया। नियुक्ति संबंधी शक्तियां, जिसमें राष्ट्रपति विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण नियुक्तियां करता है, मुख्य रूप से प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्तियां, राज्यपालों की नियुक्तियां, न्यायाधीशों की नियुक्तियां, यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्तियां, अध्यक्ष की नियुक्तियां, सीएजी की नियुक्ति और ओबीसी, एससी, एसटी आयोग, महिला आयोग, बाल आयोग इत्यादि विभिन्न प्रकार की नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। शासन संबंधी शक्तियों, वैदेशिक शक्तियां और सैनिक शक्तियां। इसके बाद हम बात करेंगे विधायी शक्ति। विधायी शक्तियों में मुख्य रूप से राष्ट्रपति जो विधायिका का एक अंग है, हमारे यहाँ भारतीय संविधान में हमारे यहाँ विधायिका को संसद कहा गया, जो हमने पिछले वीडियो में बात की थी। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर हमारी संसद यानी विधायिका का निर्माण होता है। यानी एक सर्वोच्च अंग विधायिका का होने के नाते राष्ट्रपति को विभिन्न प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं, जिनको हम मुख्य रूप से 4 बिंदुओं के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। पहला है विधायी क्षेत्र। विधायी क्षेत्र से तात्पर्य है भारत में कोई भी कानून राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून बने। राष्ट्रपति प्रत्येक प्रथम लोकसभा के प्रथम सत्र को संबोधित करता है, जिसे अभिभाषण कहा जाता है। इसके अलावा भी वह समय समय पर दोनों सदनों को सूचना संप्रेषित करता है, अधिवेशन बुलाता है, अधिवेशन की समाप्ति की घोषणा करता है और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को उसके निश्चित सामान्य काल यानी 5 वर्ष से पहले या पूर्व भी भंग कर सकता है, जिसका प्रयोग भारत में लगभग 9 बार किया जा चुका है। ये है उसकी विधायी शक्तियां, यानी राष्ट्रपति लोकसभा के प्रथम सत्र को संबोधित करता है। उसके बाद समय समय पर वह अपने द्वारा सूचनाएं उनको संप्रेषित करता है और प्रति वर्ष प्रथम अधिवेशन में अभिभाषण करता है, जिसमें शासन की सामान्य नीतियों का उल्लेख होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है सदस्यों का मनोनयन। सदस्यों का मनोनयन। सदस्यों का मनोनयन लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कुछ सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को मनोनीत कर सकता है, किंतु उन दोनों व्यक्तियों के पास लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। इसके अलावा 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है, जो कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में या अन्य किसी क्षेत्र में उनका विशेष योगदान होता है, किंतु उनमें भी राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। इस प्रकार राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय से और राज्यसभा में 12 सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान या अन्य किसी क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए मनोनीत कर सकता है। इसके अलावा तीसरा बिंदु है विधेयक पर स्वीकृति। विधेयकों पर स्वीकृति विधायिका द्वारा अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पारित किसी विधेयक राष्ट्रपति स्वीकृति देगा या उसको पुनर्विचार के लिए लौटाएगा या उस पर कोई विचार न करे। ऐसी अलग अलग स्थितियां बन सकती हैं। सामान्यतः विधेयक जो सामान्य विधेयक होते हैं उन पर राष्ट्रपति की 3 स्थितियां होती हैं। वो उनको स्वीकृति प्रदान करता है, यानी यस करके उन पर हस्ताक्षर करता है और उसके बाद वो विधेयक अधिनियम कानून बन जाता है। इसके अलावा कुछ सुधारों के साथ सुझाव देते हुए राष्ट्रपति उस विधेयकों को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है।
लेकिन पुनर्विचार के बाद यदि लोकसभा और राज्यसभा उन्हें पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देना अनिवार्य है। तीसरा, राष्ट्रपति उस विधेयक पर कोई निर्णय न करे, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। भारत में ऐसा एक बार राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के समय हुआ। बैंकिंग एवं डाक कार्य विधेयक, जिस पर राष्ट्रपति ने कोई विचार नहीं किया, क्योंकि संविधान में ऐसा कहीं पे भी वर्णन नहीं है कि राष्ट्रपति को एक निश्चित समय में या समयावधि में किसी विधेयक पर स्वीकृति देना अनिवार्य है। लेकिन जो विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति द्वारा रखे जाते हैं या धन विधेयक, वित्त विधेयक, अनुदान की मांगे जो पूर्वानुमति वाले हैं, ऐसे विधेयकों पर राष्ट्रपति को स्वीकृति देना अनिवार्य होता है। वहां राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता या उस पर निर्णय न करे, ऐसी स्थिति वो नहीं अपना सकता। निर्णय न करे क्योंकि समयावधि का वर्णन नहीं है, इस कारण राष्ट्रपति के पास एक अतिरिक्त पावर जो है यहाँ पे वो है पॉकेट वीटो, यानी जेबी वीटो, जेब या पॉकेट में रखना, यानी उस पर विचार न करना, जो मैंने आपको बताया डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह द्वारा एक बार उसका प्रयोग किया जा चुका है। इसके बाद चौथा है अध्यादेश। यहाँ चौथा बिंदु है अध्यादेश। अध्यादेश ऐसी व्यवस्था है जब संसद सत्र में न और राष्ट्रीय हित में कानून बनाना अनिवार्य हो तो राष्ट्रपति 6 माह के लिए कानून बना सकता है, जिसे हम अध्यादेश कहते हैं। यानी 6 माह के लिए राष्ट्रपति जब लोकसभा, राज्यसभा यानी संसद अधिवेशन में न हो तो कोई भी कानून या अध्यादेश जारी कर सकता है। किंतु जब भी लोकसभा या राज्यसभा या संसद कह सकते हैं सत्र में आए तो उसे उस अध्यादेश पर विचार करना होगा और वो चाहे तो उसे समाप्त कर सकती है, अन्यथा 6 सप्ताह बाद वह स्वतः समाप्त हो जाएगा और वह चाहे तो उसे आगामी समय में निरंतर जारी रखने के लिए स्वीकृति प्रदान कर सकता है और वह चाहे तो उसे समाप्त कर सकता है। इस प्रकार जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो, राष्ट्रपति को राष्ट्रीय हित में कानून बनाना अनिवार्य हो जाए तो वह अध्यादेश जारी करता है। किंतु जब भी संसद सत्र में आ जाती है तो 6 सप्ताह के अंतर्गत उस पर निर्णय करना होगा, अन्यथा वह समाप्त लैप्स हो जाएगा। इस प्रकार विधायी शक्तियों में हमने 4 बिंदुओं के अंतर्गत राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का अध्ययन किया। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है, विधायिका का प्रमुख अंग है, इसलिए प्रत्येक विधान कानून उसके हस्ताक्षर के बाद ही लागू होता है। प्रत्येक विधेयक अधिनियम तभी बनता है जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है। सदस्यों का मनोनयन, विधेयकों पर स्वीकृति और अध्यादेश जारी करना, ये राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं। उसके बाद राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियों में राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष के आरंभ में संसद के दोनों सदनों के सम्मुख भारत सरकार की उस वर्ष की आय व्यय का विवरण अर्थात बजट रखता है और उसे पारित करवाता है। उसकी आज्ञा के बिना धन विधेयक और अनुदान की मांगे लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती। अर्थात वित्तीय शक्तियां यानी भारत सरकार का बजट, जिसको हम आय व्यय का विवरण करते हैं, प्रति वर्ष राष्ट्रपति की रिकमेंड पे वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। चौथा पॉइंट है न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्तियों में हम बात करें, भारतीय संविधान में एकल एवं स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं।
जो एक कॉलेजियम प्रणाली के तहत उनका निर्धारण होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास इन न्यायिक शक्तियों में एक शक्ति है क्षमादान। हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, किंतु राष्ट्रपति को यह अधिकार शक्ति दी गई है कि वह किसी भी अपराधी जिसको सजा दी गई है उसकी सजा को कम कर सकता है, मृत्यु दंड को माफ कर सकता है, उसकी सजा की प्रकृति को बदल सकता है, कम कर सकता है। इस प्रकार से राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है, जिसमें वह पूर्णतः उसको क्षमा भी कर सकता है और कुछ समय के लिए उसकी सजा को स्थगित कर सकता है, कम कर सकता है, उसकी प्रकृति को बदल सकता है, सश्रम कारावास को सिंपल कारावास में बदल सकता है। इस प्रकार से न्यायिक शक्तियों में न्यायिक नियुक्तियां, न्यायाधीशों की नियुक्तियां और क्षमादान की शक्तियां का प्रावधान यहाँ पे है। इसके बाद हम बात करते हैं आपातकालीन शक्तियां। सामान्यकालीन शक्तियों की हमने बात की, कार्यपालिका, विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियां। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, आपातकाल यानी संकट काल की स्थितियां जब पैदा होती हैं उस समय इमरजेंसी जैसी स्थितियां। 3 प्रकार की शक्तियां हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल। इसका वर्णन अनुच्छेद 352 में है। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति कब बनती है? अनुच्छेद 352 कहता है जब युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति की स्थिति उत्पन्न हो तो राष्ट्रपति संपूर्ण भारत या उसके किसी भूभाग में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। किंतु 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पे सशस्त्र विद्रोह शब्द संविधान में डाला गया है और यह स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 की घोषणा यानी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर ही कर सकता है। युद्ध, बाह्य आक्रमण जो एक सिंपल सी स्थिति है और इनमें कहीं कोई विवाद वाली समस्या नहीं होती, किंतु भारत में राष्ट्रीय आपातकाल यानी 352 का प्रयोग 1965, 1971 और 1975 में किया। 62 भारत चीन युद्ध जिसमें भारत पे बाह्य आक्रमण हुआ। 71 पाकिस्तान युद्ध, भारत पाक का जो युद्ध बांग्लादेश बना। यहाँ कोई भी स्थिति जो है जटिल नहीं है, लेकिन 1975 जो तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल है, यहाँ आंतरिक अशांति शब्द के आधार पर इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया और एक विवादित स्थिति यहाँ पे जो है वो उत्पन्न हुई। प्रधानमंत्री के कहने मात्र से ये आंतरिक अशांति के आधार पर देश में तीसरा इमरजेंसी लागू किया गया। इसी कारण 44वां संविधान संशोधन किया गया और उसके अंतर्गत आंतरिक अशांति शब्द की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द डाला गया और यह रिकमेंड की गई, यह स्पष्ट किया गया कि ऐसा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पे ही कर सकता है। उसके बाद इन शक्तियों का प्रयोग अभी तक वर्तमान तक नहीं किया गया है। यानी राष्ट्रीय आपातकाल भारत में 3 बार लगाया गया है। युद्ध, बाह्य आक्रमण 62 और 71। 1975 आंतरिक अशांति और आंतरिक अशांति शब्द को वर्तमान में 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। अब राष्ट्रीय आपातकाल जो है
शुरुआती चरण में राष्ट्रपति की घोषणा के साथ ही 2 माह के लिए लागू हो जाता है। उसके पश्चात संसद द्वारा उसकी स्वीकृति लेना होता है, जो उसे 6 माह के लिए लागू कर देते हैं। उसके बाद अगर आगे बढ़ाना हो तो फिर 6 माह के लिए स्वीकृति लेना होता है। युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, ये ऐसी स्थितियां हैं जो अनिश्चित समय के लिए हो सकती हैं। इसलिए यहाँ कोई समय अवधि निश्चित नहीं की गई है। शुरुआती समय राष्ट्रपति की घोषणा 2 माह, उसके बाद संसद की स्वीकृति और 6 माह के पीरियड के अनुसार चलती रहती है, और जब तक चलती है 6 माह के बाद स्वीकृति लेकर आगे बढ़ाते रहते हैं। उसके बाद हम बात करें राष्ट्रपति शासन। दूसरा जो पावर है संकटकालीन, आपातकालीन, वह राष्ट्रपति शासन, जिसका वर्णन अनुच्छेद 356 में दिया गया है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर ऐसा संकट काल उत्पन्न होता है, और अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति को स्वयं को ये निर्धारित हो जाए कि किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, या राज्यपाल की सिफारिश पे वह संतुष्ट हो जाए कि ऐसा है, तो वह उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। राष्ट्रपति शासन हमारे यहाँ लगभग 125 बार इसका प्रयोग किया जा चुका है। यानी काफी बार इसका प्रयोग हमारे यहाँ हो चुका है, और इसी कारण यह है काफी विवादित विषय भी रहता है, क्योंकि इसमें राज्यपाल की जो भूमिका है कई बार संदिग्ध मानी जा चुकी है, देखी जा चुकी है। राष्ट्रपति शासन राज्यपाल के द्वारा उद्घोषित होने के बाद 2 माह लागू रहेगा, और उन 2 माह के अंतर्गत उसे संसद की स्वीकृति लेनी होती है। उसके बाद 6 माह प्लस 6 माह चलता रहता है, किंतु 2 माह के बाद या उससे पहले संसद की स्वीकृति लेकर 6 माह, और उसके बाद दोबारा स्वीकृति लेकर 6 माह, ऐसे 1 वर्ष तक लगाया जा सकता है। उसके बाद आगे बढ़ाना हो तो निर्वाचन आयोग की स्वीकृति लेकर 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। यहाँ निर्वाचन आयोग रिकमेंड करेगा कि वो चुनाव करवाने में असमर्थ है, तो फिर 1 वर्ष बाद निर्वाचन आयोग की रिकमेंड पे 1 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद बढ़ाना हो तो फिर निर्वाचन आयोग की रिकमेंड पर 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाया जा सकता है। इससे ज्यादा की अवधि, समय अवधि में राष्ट्रपति शासन लागू करना हो तो फिर संविधान में संशोधन करना होगा, और पंजाब के संदर्भ में भारतीय संविधान में संशोधन कर 3 वर्ष से ज्यादा समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। क्योंकि ये स्थितियां स्पष्ट नहीं है, थोड़ी संदिग्ध है, इसलिए हमने अलग अलग बैरियर्स यहाँ पे संविधान के द्वारा रखे गए। फिर तीसरा है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल भारत की अर्थव्यवस्था, उसकी वित्तीय शाख अगर कमजोर होती है, खराब होने की स्थिति में हो, तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 360 के अनुसार कर सकता है। यहाँ भी सर्वप्रथम 1 माह के लिए राष्ट्रपति की यह घोषणा 1 माह के लिए, उसके बाद संसद स्वीकृति के बाद 6 माह, फिर संसद की स्वीकृति से 6 माह, और आगे जब तक वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नहीं हो तब तक, या जब तक लागू करना चाहे 6 माह के हिसाब से उसको
आगे कंटिन्यू रख सकते हैं, जैसा राष्ट्रीय आपातकाल में भी होता है। राष्ट्रीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल दोनों राष्ट्रीय आपातकाल है, इसलिए दोनों में एक ही स्थिति है। उद्घोषणा के बाद, राष्ट्रपति की उद्घोषणा के बाद 1 माह तक, उसके बाद संसद की स्वीकृति लेकर 6 माह तक लागू रख सकते हैं। उसके बाद अगर आगे रखना हो तो फिर संसद की स्वीकृति, और उसके बाद रखना हो तो फिर संसद की स्वीकृति लेकर 6 माह बढ़ा सकते हैं। राष्ट्रपति शासन में शुरुआत में 2 माह है, उसके बाद 6 माह प्लस 6 माह प्लस 1 वर्ष प्लस 1 वर्ष, इस प्रकार अधिकतम 3 वर्ष। ये कुछ स्थितियां हैं जो संविधान में स्पष्ट की गई। इस प्रकार राष्ट्रपति के पास प्राथमिक रूप से 2 प्रकार की शक्तियां हैं, सामान्यकालीन शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। सामान्यकालीन शक्तियों को हमने 4 भागों में विभाजित किया: कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां और न्यायिक शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां 3: राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। ये राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य क्षेत्र है जिसका हमें अध्ययन करना होता है। और इसके बाद हम बात करेंगे न्यायपालिका। केंद्र सरकार का हमारा टॉपिक था विधायिका और कार्यपालिका की, हमने बात की। उसके बाद अगला बिंदु अपना होगा न्यायपालिका, जो हम अगले वीडियो में उसकी बात करेंगे। न्यायपालिका के संगठन, क्षेत्राधिकार। धन्यवाद।